वो मेरे पास आए और उन्होंने सिर्फ पैसों की बात की है। आरोप तो सर लगेंगे। इस साल भी लगभग 6.5 लाख के आसपास की अवैध वसूली के आरोप लगे हैं। पैसा लेने का अधिकार फॉरेस्ट गार्ड का। इतने पैसे चाहिए, इतने पैसों का इंतजाम हो जाएगा क्या? सब आपसे उलझते हैं और बाद में जो है छींटे जो है आप पर आ जाते हैं। कर रहा है, हम तो उसको नहीं बख्शेंगे। उसने मेरे को पकड़ लिया, ऐसे दोनों ऐसे बाहें पकड़ ली। उससे पहले जो उसने मेरे साथ हाथापाई की, मार पिटाई भी की। इतने बार हमने फोन किए होंगे कि भाई पैसे नहीं आए हैं। अगर मैं चाहता ना सर, ये न्यूज ही नहीं जाती। इसमें ज़्यादा होगा तो मान लो मेरे को अगर ज़्यादा तोड़ मरोड़ के मान लो मेरी बात बिल्कुल ही नहीं मानेंगे तो सस्पेंड करने, और क्या होना। असल में वो चेहरा हिमाचल की बेहतरीन आवाज में शामिल है। वो चेहरा हिमाचल के तेज तर्रार आम अधिकारी के हैं या फॉरेस्ट गार्ड के हैं, उनमें उनकी सूची शामिल है। लेकिन विवाद बढ़ गया है, वो आवाज अब विवादों में है। नमस्कार, आपके साथ मैं संजीव शर्मा हूं और कैमरे के पीछे हमेशा की तरह हमारे सहयोगी मंजीत सिंह, ऋषभ सोनी की मौजूदगी। खास चेहरा हमारे साथ मौजूद है। आप उन्हें सुनते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, आप उन्हें चाहते हैं, लेकिन जैसा हमने कहा कि अब विवादों में है। विवाद क्या है ये आपको बताएंगे। दीपाम शर्मा जी, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा कि आपकी सुरीली आवाज़ को लोग पसंद करते हैं, लोग प्यार करते हैं। दीप खदरई नाम से आप हिमाचल में प्रचलित है, लेकिन आपकी आवाज़ जो है अब विवादों में आ गई है। आवाज़ विवादों में मतलब मैंने कुछ गलत गाया है या किस वजह से? जी जी, चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, है ना। कहा जा रहा है या इस तरह के ऑडियो जो है वो पब्लिक डोमेन में आए हैं, जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि ड्यूटी के नाम पर या विभाग के नाम पर पैसों की जो है अवैध वसूली हो रही है। दीपराम जी, आप सामने हैं तो जाहिर सी बात है कि नाम आपका होगा तो जवाब आपसे मांगा जाएगा। तो आपका पक्ष जो है, जो अभी तक लिया नहीं गया या फिर रखा नहीं गया, आपका पक्ष है असल में क्या? सबसे पहले तो मैं स्टिंगबाज मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे कम से कम इस संदर्भ में पूछा तो है। नहीं तो जो खबरें वगैरह चलाई है वो सिर्फ मेरे पास आए और उन्होंने सिर्फ पैसों की बात की है कि भाई इतने पैसे दो, ये हम दबा देंगे मामला। मैंने पैसे नहीं दिए, भाई मैं क्यों पैसे दूंगा। आपका धन्यवाद मैं इसलिए करता हूं कि आपने बिल्कुल उस विषय से मुझे अनभिज्ञ ही रखा और बिल्कुल सही किया है कि भाई आप किस विषय में बात करने वाले। नहीं तो मीडिया वाले बंधु आते हैं, उन्होंने सिर्फ ये पहले बोल देते हैं कि इस विषय में, कि भाई इस विषय में आपके ऊपर कोई ऐसे आरोप लग रहे हैं, उस विषय में बात करनी है। आप बिल्कुल नहीं आए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। निष्पक्ष तरीके से आप मेरे से पूछ रहे हैं। अब उस क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। आप दीपराम शर्मा जी, देखिए मैं भी मीडिया कर्मी हूँ, छोटा हो सकता हूँ, छोटे से छोटा भी हो सकता हूँ। आरोप है ना सर ये मीडिया के ऊपर? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो आप आरोप लगा रहे हैं ना, तो आरोप है ना सर? मैं आपके ऊपर नहीं लगा रहा हूँ, मैं उन बंधुओं के ऊपर लगा रहा हूँ जिन्होंने ऐसा किया है, ठीक है। और मैं वो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं आपके कैमरे पे बोल रहा हूँ, ठीक है। वो यहाँ आए, वो सारे कैमरे में है, वो भी कैमरे के माध्यम से आए हैं, वो कैमरा लगा हुआ था। तो मीडिया के कितने लोग आए? मीडिया के कितने लोग आए सर? मेरी जो बात हुई टेलीफोनिकली 3 लोगों से हुई। मेरे पास यहाँ पे 2 लोग आए थे, इसी जगह पे यहीं सामने आए थे, बैठे थे। तो अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। तो आपने बोला कि आरोप लगे हुए हैं। आरोप तो सर लगेंगे, और ये तो मैंने शुरू में ही बोल दिया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे लाया गया था। मैं उससे अच्छा से नहीं आया, और सिर्फ इसलिए मुझे लाया गया था कि यहाँ पे अवैध खनन बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आया और मैंने अपने हिसाब से कार्रवाई की, जो हमारी ड्यूटी बनती है। पिछले साल में लगभग 12 लाख के आसपास रेवेन्यू इकट्ठा किया है अवैध खनन से, जिसमें मैंने डीआरए काटी, तो मेरी डीआर बुक में है दर्ज है। और भी हमने किया है, जैसे इलीगल डंपिंग होती है, कूड़ा करकट वगैरह इधर उधर फेंका जाता है, उसकी भी हमने डीआरए काटी, लगभग 1.5 लाख के आसपास उसकी भी। इस साल भी लगभग 6.5 लाख के आसपास डीआरए मैंने काटी है, इस साल भी, करंट ईयर में, जो 2022-23 में। तो कुछ उसके बीच में अब जिनकी डीआरए कटेगी, जिनकी जेब से पैसा जाएगा, उनको बुरा तो लगेगा।
और वो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, उनका भी अपना पक्ष है, वो अपना पक्ष रख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। वो आरोप उन्होंने लगाए हैं, जैसे लगाए हैं वो सच्चे झूठे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो झूठे सच्चे, वो तो आप लोग भी देख लें, अधिकारी भी उसमें जांच कर रहे हैं। आपने बोला कि अवैध वसूली के आरोप लगे हैं। अब ऐसा है 12 लाख पिछले साल, 6.5 लाख इस साल। इतना पैसा जब इकट्ठा होता है ना, तो ऐसा नहीं होता कि भाई हमने ट्रैक्टर पकड़ा और वो बंदे आए उन्होंने वहाँ पे पैसे दे दिए, किसी के पास होते भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हम डीआर काट देते हैं उसकी, और वो 1-2 दिन में, जैसा अधिकारी ले ये क्या नाम के बोलते हैं भाई ये इतने दिन में पैसे देते हैं। फिर एक बात मैं और क्लियर आपको कर दूं, पैसा लेने का अधिकार फॉरेस्ट गार्ड का नहीं है, पैसा लेने का अधिकार है वनखंड अधिकारी का, ठीक है। लेकिन मौके की स्थिति यहाँ कुछ ऐसी बनती है कि कभी क्या नाम के दे देते हैं और फॉरेस्ट गार्ड के पास दे देते हैं, वो किसी भी अधिकारी के पास दे देते हैं, कभी आर को दे देते हैं, कभी बीओ को दे देते हैं। लेकिन एक प्रोसेस ये है जो कानूनन है कि वो बीओ साहब ही लेते हैं। तो उस संदर्भ में कईयों बार मैं उससे मना नहीं करता हूँ, कईयों बार मैंने भी जिन्होंने पैसे डीआर के पैसे जमा नहीं करवाए तो मैंने भी टेलीफोन किए कईयों बार, और वो बहुत दीपराम शर्मा जी, मैंने आपकी बात सुन ली है ना, मैं लगातार आपकी बात सुन रहा था। ऑडियो में सिर्फ ये कहा जा रहा है इतने पैसे चाहिए, इतने पैसों का इंतजाम हो जाएगा, क्या आपकी तरफ से कहा गया है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो आवाज़ आपकी है, मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना। इस कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत दीपराम शर्मा जी आपको पड़ी क्यों? सर ऐसा ना, अब मैं बोल रहा हूँ, जब अधिकारी हमें बोलते हैं ना भाई उस डीआर के पैसे नहीं आए, ठीक है, मेरे को ये किस अधिकारी ने साहब आपको कहा था कि आप कॉल करें? अधिकारी, वनखंड अधिकारी होता है हमारा, जो तुरंत जो हमारा अधिकारी मेरे ऊपर, वो वनखंड अधिकारी। अगर अब मेरे को ये नहीं पता कि एक्चुअल वो कौन सी है, कब का है, क्या नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे बोला भी कि भाई आपकी वॉइस है ऐसा है और आप पैसे मांग रहे हैं, मैंने सुना कुछ नहीं है। लेकिन कल को तो सर आप कहेंगे कि ये स्टिंगबाज आया था, स्टिंगबाज ने पैसा मांगा, दीपराम जैसे नहीं चलेगा ना सर ऐसे। नहीं आप नहीं, मैं अभी रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ना, इस वक्त तक आपने कोई पैसे की मांग नहीं की है। आपने तो बल्कि ये भी नहीं बताया कि किस संदर्भ में आप बात करने आ रहे हैं, आपने सिर्फ बोला कि आपसे कुछ बात करनी है, तो आप आए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें पैसे देखिए 2 चीजें है ना, मीडिया पे आप मीडिया पे अपना रुख सबको रखना चाहिए। सुनो, एक नहीं ऐसा ना, मैं क्या बात करने का ना, एक जिम्मेदार नागरिक भी हूँ और जिम्मेदार एक अधिकारी भी हूँ और जिम्मेदार एक क्या नाम के मैं एक सिंगर भी हूँ, ठीक है। इसका मेरे फेस पे जो फेस वैल्यू है ना, उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है अगर मैं झूठ बोलता हूँ। जो बंदे जिन्होंने पैसे की डिमांड करी है ना, वो मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है। मैंने नहीं ये क्या नाम कि फिर तो मैं भी बोलता कि ये करेंगे, हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम है कार्य करना, ठीक है। जब हमारे ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है, जैसे आपने बोला कि मेरे ऊपर भी आप सवाल उठाएंगे, अगर कभी मांगेंगे तो आपके बिल्कुल जायज़ सी बात है, मैं तो बिल्कुल बोलूँगा। अभी तक आप नहीं बोल रहे, आप बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से मेरे से पूछ रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ। अब जो बीओ साहब ने मेरे को बोला कि अब कितनी बार बोलना होगा सर, बहुत सारी डीआर इकट्ठी हुई है, सैकड़ों डीआर इकट्ठी हुई है, मेरे को तो ये पता भी नहीं। अगर देखिए सुनिए जी, मैं टेक्निकल लैंग्वेज में समझता नहीं हूँ ना, मुझे पता है कि आपके वन विभाग में होता क्या है ना, लेकिन जो आप डीआरए आप कह रहे हैं, ऑडियो कन्वर्सेशन में दीपराम जी इस बात का कोई जिक्र नहीं है, जो बातचीत है ऐसा ना। अब वो ऑडियो कितनी है मेरे को तो इस चीज़ का पता नहीं है, वो तो अधिकारी पता करेंगे कि कितनी है और कितनी। आप कह रहे हैं कि उसमें टेम्परिंग है, उसमें छेड़खानी है, आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं सर, मैं अभी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, जब मैंने सुनी ही नहीं तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। वो ओरिजिनल भी हो सकती है, टेम्परिंग भी हो सकती है, उसमें किसी की वॉइस की रिकॉर्ड भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, मेरी भी हो सकती है। दीपराम जी ठीक है, आपने वर्दी पहनी है, हम इस वर्दी का सम्मान करते हैं। ऐसा क्या हो रहा है आपके साथ कि ज़्यादा उलझन भी आपके साथ हो रही है, टकराव की स्थिति भी आपके साथ होती है, चाहे वो भूपुर का मसला हो, चाहे यहाँ से चंद मीटर दूरी का मसला हो, सब आपसे उलझते हैं और बाद में जो है छींटे जो है आप पर आ जाते हैं। ऐसा हो क्यों रहा है और वजह क्या है, असल वजह क्या है? असल वजह है सर जो खनन माफिया, असल वजह खनन माफिया है, जिनके कारोबार ठप हो रहे हैं, वो गरीब लोगों को आगे करते हैं और हमें तो मौके पर जो मिलता है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। वो गरीब भी अगर खून करेगा ना सर, तो पुलिस तो नहीं छोड़ेगी ना, इस वजह से कि ये क्या नाम के ये गरीब है, इसको खून करने से इसने कर दिया तो छोड़ देंगे। हम भी मौके पर जो खनन कर रहा है हम तो उसको नहीं बख्शेंगे, हम डीआरए भी काटेंगे, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। मौके पर जो हमारे साथ हाथापाई करेगा, हमारे साथ मारपीट करेगा, उसके खिलाफ एफआईआर हमने 2 एफआईआर मैंने की है, जो पर्सनल मेरे ऊपर ये क्या नाम के अटैक हुए हैं। उसके अलावा भी हमारे फॉरेस्ट गार्ड के साथ, आप दूसरे फॉरेस्ट गार्डों से भी पूछ लीजिए,
फॉरेस्ट गार्ड के साथ बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की, बहुत सारे विवाद होते हैं, बहुत सारी गाली गलौच होते हैं, लेकिन इतनी बार हम एफआईआर नहीं कर सकते। लेकिन ये कुछ ऐसे यहाँ पे हुए, आप बोल रहे हैं कि मेरे साथ ही नहीं, मेरे से पहले भी जो यहाँ पे अधिकारी हुए, आप भंगानी रेंज में जाके देखिए, वहाँ भी वन रक्षकों के साथ एफआईआर क्या नाम के दीप राम जी ज़्यादा प्रचलित है। वो तो सर अब प्रचलित है, तभी शायद आप भी इंटरव्यू लेने के लिए आ गए। पर कोई ऐसे, आप तो एक मेरे दोस्त भी हैं, और इसलिए नहीं किया नाम कि आप मेरे दोस्त, तभी मैं आपको पता नहीं क्या ये क्या नाम कि कोई ऐसी बात नहीं है। मैं एक, क्योंकि मैंने आपके अंदर सर वो चीज़ देखी, आपका जो स्टिंगबाज मीडिया है, सच्चाई छापता है, सच्चाई दिखाता है। ये मैंने कब देखा, जब आपने एक अवार्ड दिया था, आपने मुझे भी अवार्ड दिया था उसमें, हिमाचल आइकन के लिए, हिमाचल आइकन अवार्ड दिया था सिंगिंग के लिए। और उसमें आपने ये बोला कि सर आप आ जाइए, हमने आपको सम्मानित करना है, आपको हमने इसलिए सम्मानित नहीं करना कि आप हमारे लिए गाना गाएंगे या वो शो करेंगे। तो ऐसा आजकल जैसा कि अवार्डों में होता है, तो वहाँ से मैंने देखा सर कि आप निष्पक्ष तरीके से करते हैं। जो मेरा अगला सवाल है सर, है ना जी, मेरा अगला सवाल ये है कि हाल ही में जो मामला हुआ 4 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा घटनाक्रम था क्या, सिलसिलेवार तरीके से आप बताएं कि असल में ऐसा हुआ क्या। उस दिन मैं ग्राउंड के लिए जा रहा था, सुबह जल्दी उठता हूँ मैं, ग्राउंड के लिए जा रहा था, अंधेरा ही था। तो मैं बाहर निकला ही था, तो मेरे को एक फ़ोन आया कि जी नीचे अवैध खनन हो रहा है नदी में, और आपकी चौकी से लगभग 100-200 मीटर दूर हो रहा है। तो जब भी फ़ोन आता तो हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। मैं गया, मैंने वर्दी डाली, और बल्कि उस समय मैंने अंदर वर्दी डाली और बाहर ऐसे दूसरे कपड़े डाले ताकि कोई पहचान ना लें। मैंने गाड़ी साइड में खड़ी करी और मैं आगे गया, तो मौके पर जो है वहाँ पर एक ट्रैक्टर, वहीं पे साथ में ही ट्रैक्टर, और उसमें एक वो लगाते हैं क्या नाम के, ट्रैक्टर के पीछे एक टमटमा बोलते हैं यहाँ लोकल, इसमें एक लोडर जैसा होता है, उससे वो भर रहे थे। और उसके कुछ दूरी पर 2 ट्रैक्टर और लगे हुए थे, जिसको भर रहे थे क्या नाम के जो मजदूर थे, वो मजदूर भर रहे थे। तो मैंने कीर्तन वनकर्मी को भी बुलाया था। जब मेरे को कॉल आई तो उसी समय मैंने तुरंत वनकर्मी को, मेरे साथ वनकर्मी है कीर्तन पाल जी, उनको भी कॉल किया था। तो वो भी थोड़ा लेट हो गया, सुबह ही कौन उठता इतना जल्दी, उठे फ्रेश हुए, जब तक वो आए तो मैं भी पहुंच गया था। उसके तुरंत बाद वो भी पहुंच गए मौके पर। जब मैं पाली साइड हो गया तो वहाँ पे ट्रैक्टरों को पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि वो भाग सकते थे वहाँ से। फिर मैं उसके पास आया जो डंपर से भर रहा था, जो टमटमा से भर रहा था। फिर मैंने उनको रोका, एक ड्राइवर ट्रैक्टर का था, एक जो भर रहा था वो था। तो मैंने उनको रोका, उन्होंने मेरे साथ कोई हाथापाई नहीं की, उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की। तो जो टमटमा चला रहा था, जो मतलब डंपर चला रहा था, भर रहा था, जो उसमें क्या नाम के जिस चीज़ से वो भर रहा था, तो मैंने उसको बोला भाई किसका ट्रैक्टर ये है? तो उसने आवाज़ लगाई एक भाई करके। तो एक बंदा आया परे से, उसका नाम दिलबाग है। तो आराम से आया, ऐसा नहीं है कि उसने उस समय कोई मेरे साथ कुछ बदतमीजी नहीं करी। वो आया मौके पर, फिर मैंने उसमें बल्कि वीडियो भी उस समय मैंने मौके पर बनाई है। मैं तो वैसे ही बना रहा था भाई, ताकि पहचान में आ जाए ट्रैक्टर वगैरह कौन कौन बंदे थे। ये नहीं था मेरे को पता कि मेरे साथ हाथापाई होगी या मारपीट होगी। तो परे से वो दिलबाग आया, और मैंने उसको भी, बल्कि वीडियो में है वो, जो मैंने पुलिस को वीडियो दी है, उसमें मैंने बोला कि ये क्या नाम के ये आपका है ये ट्रैक्टर और ये डंपर, ये जो भर रहे हैं आप टमटमा। उसने कुछ नहीं बोला। तो उसने क्या किया, उसने ऊपर से गया और उसने जो ड्राइवर थे उनको बोला कि ट्रैक्टर स्टार्ट करो। तो टमटमे वाली चाबी वो तो मेरे पास थी, तो उसने बोला कि चाबी तो ले ली इसने। तो उसने पता नहीं कैसे वो स्टार्ट की, दोनों ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिए, वो टमटमे वाला भी और दूसरा जो जिसमें ले जा रहे थे। तो जब वो स्टार्ट करने जा रहा था क्या नाम के दिलबाग, तो मैंने उसको रोकने की कोशिश की, भाई ये क्या नाम कि मैं इसमें कार्रवाई कर रहा हूँ और आप हट जाइए। तो उसने मेरे को ऐसे धक्का दे दिया पीछे को, पहले आया आराम से और एकदम से उसने मेरे को धक्का दे दिया, मैं नीचे गिर गया। और उसके बाद उसने ड्राइवर को बिठाए और वो उनको भगा के ट्रैक्टरों को भगा के ले गए। और उसने दिलबाग ने, ताकि मैं आगे उनको मतलब रोक ना सकूं, उसने मेरे को पकड़ लिया ऐसे, दोनों ऐसे बाहें पकड़ ली ऐसे, और ऐसे मेरा मोबाइल था सामने, मतलब ऐसे मैं वीडियो बना रहा था। तो मेरे को ऐसे धक्का मारा था पीछे को। तो मैंने उसमें बल्कि वो रिकॉर्ड भी हो गया, भगवान का शुक्र है रिकॉर्ड हो गया। तो उस धक्का मार, जब वो धकेल रहा है मेरे को, तो मैंने उसमें बोला कि डीएफ साहब ये है दिलबाग जिसके ट्रैक्टर हैं, और इसने मेरे साथ, उससे पहले जो उसने मेरे साथ हाथापाई की, मार पिटाई भी की, बल्कि उसमें मेरे 2 बटन जो अंदर वर्दी सी डाली वो भी टूट गए थे 2। मैंने उस समय आपने वर्दी डाली थी मतलब? हाँ, अंदर वर्दी थी, बाहर वो मैंने दूसरा जैकेट वगैरह डाला था, नीचे लोअर कुछ और डाला था, पैंट के बाहर वो था, लेकिन वर्दी में अंदर थी।
ये घटनाक्रम हुआ, फिर वहाँ फिर और काफ़ी लोग आ गए, फिर उसने गाली गलौज भी बहुत किया। उसने ये भी बोला वहाँ, बल्कि वीडियो शायद वो बना रहा था कि ये क्या नाम के ये गार्ड है यहाँ पर, इसको पैसे नहीं देते हम तो ये कार्रवाई के लिए आ जाता है, इसको पैसे देते हैं फिर ये कार्रवाई नहीं करता। एक और ऑडियो है जिसमें आप जो है उसी दिलबाग को, जिसकी चर्चा हो रही है, आप उसको समझा रहे हैं कि भाई मेरे अधिकारी लोग आ रहे हैं, तुम्हें इस तरह बचना है, आप समझा रहे हैं उनको। अगर वो ऑडियो आवाज़ आपकी है तो, मैं नहीं कह रहा कि आवाज़ वो आपकी है, आप कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें इस तरह अधिकारियों से बचना है, मेरे इस तरह अधिकारी आ रहे हैं, मैं तुम्हें टाइमली इन्फॉर्म कर दूंगा, तो दीपराम जी इसके पीछे क्या सच्चाई है? सर अब ये आपने क्या सुना है, क्या वो ऑडियो है, मुझे नहीं इस चीज़ का पता। लेकिन हाँ, ये एक बात ज़रूर है, मैंने उसको एक बार समझाया ज़रूर था। वो सिर्फ उसी को नहीं समझाया, उसका मामा है इश्तकार, उसका मामा है एक तौहीद, उसका मामा है एक वहीद अली। इन जो ये 3 भाई है, वहीद अली और इश्तकार और ये तौहीद, इनमें वहीद अली अच्छे, मेरे हिसाब से अच्छे इंसान लगे वो। तो मैंने उनको भी बुला के, और दिलबाग को भी, क्योंकि दिलबाग को उसको गुस्सा आता है एकदम से बहुत ज़्यादा, उसका बीपी, वो बोलता है कि मेरा बीपी हाई हो जाता है। तो मैंने इस करके उसको समझाया था, भाई ऐसा है, तेरे को बीपी हाई, तेरा बीपी हाई हो रहा है, तेरे को कुछ पता ही नहीं रहता, तू किसको गालियाँ दे रहा है, किसको क्या बोल रहा है, भाई इस तरीके से नहीं चलता। आप बचने की बात कर रहे हैं ना आप उसमें। सुनो वो कैसे पेश किया गया सर, इसका मेरे को नहीं, मैं एक बात वो बता रहा हूँ जो ये मैंने उसको समझाया। और ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि अधिकारी से बचने की बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो तो फिर अगर ऐसा होगा, वो तो फिर तोड़ मरोड़ के ऑडियो बनाया गया होगा या पता नहीं क्या, मेरे को नहीं इस चीज़ का पता। आप डिनाई करते हैं कि वो जो आवाज़ है वो आपकी हो नहीं सकती? नहीं तो हाँ, अगर ऐसा है कि भाई ये क्या नाम कि मैं ये बोल रहा हूँ कि अधिकारियों से मैं बचाऊंगा तुम्हारे को, या तो वो तो बिल्कुल नहीं है, वो तो फिर। अच्छा दीपराम जी, ये जो टकराव की स्थिति बन रही है, अब उन्हें खनन माफिया कहना तो जल्दबाजी है, क्योंकि वो काम करने वाले लोग हैं। हाँ, नहीं, खनन माफिया है। जी जी, मैं बताऊं कैसे खनन माफिया कैसे हैं, ठीक है। काम करने वाले नहीं सर, काम करने वाले तो वो लोग हैं जो गरीब नीचे क्या नाम के उनके ट्रैक्टर को भरते हैं, और जिनको ये ना इतना पैसा देते हैं कि वो शाम को रोटी भी नहीं खा पाते बेचारे, वो काहे कि गरीब है सर। खनन माफिया कैसे हैं वो, ये जो दिलबाग है इसके पास अपने नाम पे शायद 1 या 2 ट्रैक्टर है, और इसने पता क्या किया, उत्तराखंड से ट्रैक्टर हायर किए हुए हैं, ठीक है। उन वहाँ से ट्रैक्टर हायर किए हुए हैं, और यहाँ पे ये अवैध खनन करता है ये भी, और जो और भी है वो बहुत सारे लोग हैं सर, ये एक नहीं है, बहुत सारे, एक की तो हिम्मत भी नहीं होती गलत काम करने की, बहुत सारे लोग हैं। और जिनको अब मैं पॉलिटिकली इसमें बात करना नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ ये बोलूँगा जो खनन माफिया है यहाँ पर, ठीक है जी, वो उसमें क्रशर वाले संलिप्त हो सकते हैं, मैं सबका नाम नहीं बोल रहा हूँ, कुछ क्रशर वाले हो सकते हैं, ठीक है, जो मेरी कार्रवाई से असंतुष्ट है, जो चाहते हैं कि ये मेरा, और मेरे को कई बार बोला भी है, कई क्रशर वालों ने मेरे को बोला कि भाई आओ बैठ के बात करते हैं। मैं तो नहीं जाता, मैं क्यों जाऊँगा क्रशर के ऊपर, जिस समय लीगल होता है मैं मौके पे जाता हूँ, मैं कार्रवाई करता हूँ, उसकी DRA कटी हुई है, पैसे भी सरकारी खजाने में पैसे जमा हुए हैं। हाँ, जिनके उसी समय पैसे नहीं आते हैं, ठीक है, DRA कट गई, पैसे नहीं आते, तो उसमें अधिकारी भी हमें बोलते हैं कि यार इसके पैसे नहीं आए, थोड़े अधिकारी खुद भी बात करते हैं, कई बार हमें भी बोल देते हैं कि यार वो उस बंदे ने के पैसे नहीं आए। इस संदर्भ में कई बार वो पता नहीं, वो तो कई सर 1.5 साल मेरे को लगभग हो गया, 1.5 साल में पता नहीं कितने बार हमने फ़ोन किए होंगे कि भाई पैसे नहीं आए हैं, और हमेशा ये नहीं बोला गया होगा, और बोला भी गया होगा तो हो सकता है उसको काट दिया होगा कि DR के पैसे दे दो। बोल देता है बंदा कि यार क्या नाम के आपके पैसे, यार पैसे जमा करवा दो, ठीक है, ये बोल देते हैं, या किसी भी तरीके से। अब जब बंदा ये होता है ना कि भाई एक निष्पक्ष होता है, ठीक है, दिल साफ। आपका जो अगला कदम है ना, तमाम तरह की बातें हो गई है ना, दीप खदरई का है ना, जिनकी आवाज़ को हिमाचल सुनता है, उनका अगला कदम असल में है क्या? सर ऐसा एज ए सिंगर तो मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाह रहा, ठीक है, क्योंकि ये अभी मैटर डिपार्टमेंटल मैटर है, एक मैं किसी पोस्ट पे हूँ, उसके संदर्भ में कोई आरोप लग रहे हैं, क्या आरोप प्रत्यारोप जो भी है, अगर मेरे ऊपर कोई क्या नाम के, सबसे पहले तो मुझे संतुष्टि है, अधिकारी हमारे निष्पक्ष हैं, और जब वो इंक्वायरी करेंगे तो उसमें कुछ नहीं होने वाला। मेरे को पता है, मैं बिल्कुल साफ दिल का इंसान हूँ, और मैं कभी ऐसा नहीं करता कि भाई यहाँ से कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा जोड़ तोड़ करने वाला बंदा नहीं हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहता ना सर, ये न्यूज़ ही नहीं जाती, अगर मैं चाहता तो ये न्यूज़ ही नहीं जाती कहीं नहीं, ये ऑडियो उसी दिन समाप्त होनी थी। मैंने उनको बोला कि सर आप ऑडियो भी चलाइए, जो भी है आप निष्पक्ष तरीके से, मैंने सिर्फ ये बोला कि आप निष्पक्ष तरीके से चलाइए, मेरी बात भी रखिए। उन्होंने मेरी कोई बात नहीं रखी, ठीक है, कि क्या हुआ क्या मैटर। मैंने उनको सबसे पहले तो ये बोला कि वो ऑडियो है कितनी पुरानी, कब की है। अब DRA कटी है मेरे ख्याल से, उनके जो ये दिलबाग है जिसने वो लेन देन की बात की है, उसका मामा है तौहीद, उसकी DR कटी है 35-36 हज़ार के आसपास की है, शायद 1-1.5 महीना पहले की है। तो अगर उस संदर्भ में
हो सकती है बात शायद, अगर क्योंकि उस समय मैंने उसको तो तभी नहीं किया है फ़ोन। अगर ऑडियो होगी तो जो क्या नाम उसका दिलबाग, क्योंकि मेरे को पता है वो गुस्सा करता है। तोहिद भी वैसा ही है। तोहिद को मैंने फ़ोन नहीं किया है क्योंकि उसका नंबर मेरे पास था नहीं, तो मैंने शायद या तो इश्तकार को फ़ोन किया होगा। आपका अगला कदम क्या है? अगला कदम ये है सर कि अगर निष्पक्ष जांच होती है, अधिकारी क्यों, और मुझे पता भी है कुछ नहीं होना, मैं कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि हमें सर काम करना है, हमें ना मीडिया में बने नहीं रहना है, हमें सिर्फ ये नहीं है कि अपने आप को ज़्यादा दिखाना है। मैं ये बोलता हूँ कि गलती हमारे से भी हो सकती है, क्योंकि ये गलती मेरे से हुई है कि यार टेलीफोनिकली हम पैसे मैं भी बोल सकता था कि बीओ साहब की खुद ले लो पैसे, लेकिन एक जहाँ पर विभाग को चलाना है ना सर, तो वहाँ पे कई बात ऐसी होती है जो ऑन रिकॉर्ड नहीं होती है। एक वर्बली कोई अधिकारी बोल देता कि यार ये काम देख लेना, ये काम, अब इतनी बार हम वो थोड़ी ना निकालेंगे, क्या नाम के चिट्ठियाँ थोड़ी ना निकालेंगे कि ऐसे। मतलब अगर वो बातचीत जो हुई है वो अगर आपकी उसमें कुछ फर्क आपकी हुआ। बातचीत नहीं थी, वो विभाग ने कहा कि हाँ भैया तुम आगे आओ, दीपराम तुम बातचीत करो। नहीं आपके अधिकारी ने आपको कहा कि भैया तुम बात करो, मतलब जो भी आपको कलेक्शन करनी थी, डीआरए जो भी आपको कलेक्ट सर, करना वो था। सिर्फ इतनी बात है, वो ऐसा नहीं है कि वो पूरा डिपार्टमेंट को पता होता है या आरओ साहब को पता है या डीएफ साहब को होता है। उसमें सिर्फ ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। डीआर कट गई, हम मौके पे, मान लो हम मौके पे गए, ठीक है, जैसे जिस दिन विवाद हुआ उस दिन भी मौके पे गए, वहाँ पे हमने ट्रैक्टर पकड़ा था, वो दिलबाग का ट्रैक्टर था जिसका भी था, ठीक है। तो उसमें ये था कि मैंने डीआर काटनी थी, हमने पैसे लेने थे। बीओ साहब को हम बुला रहे थे कि जनाब मैंने ट्रैक्टर पकड़ा है, इससे पैसे जो भी है ले लो, या जैसे भी कितनी कार्रवाई क्या है। तो हम अगर तो पैसे दे देता बंदा तो वहीं मैटर ख़त्म, नहीं देता तो अगर वो वहाँ पे गवाही पे साइन कर देता कोई बंदा, ठीक है, या कोई दूसरा जो हमारे भी विश्वास का है, उसके भी विश्वास का है, कोई बंदा बोल देता कि यार आप डीआर काट दो और पैसे आपको जमा करवा देंगे शाम को 2-4 दिन में। उसमें सरकार भी और विभाग भी उसमें टाइम देता है। उसमें अगर कोई मान किसी के पास पैसा है नहीं तो शायद उसमें हफ्ता या महीना होता है। ऐसा नहीं है कि उसी समय जमा करवाने, लेकिन कई बार बंदे करवा देते हैं जमा। तो अगर इसमें भी कोई विवाद नहीं होता, जो मैंने ट्रैक्टर पकड़े थे, तो उसमें भी यही होता कि भाई चलो डीआर कट गई, पैसे दे देना। तो अधिकारी मेरे को बोलते यार उस दिन डीआर कटी थी, उसको बोलना ज़रा पैसे जमा करवा देना। तो मैं फ़ोन करता उसको, या कहीं मिल जाता मेरे को, तो मैं बोलता था कि यार वो पैसे जमा करवा दे ज़रा। तो अब हर बार आप ये नहीं सोचना कि मेरे पीछे कैमरा लगा हुआ, यार मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, तब तो आप बोलें कि हाँ पहले डीआर बोलूँ कि यार वो डीआर के 15,000 जमा करवा दे या डीआर के 18,000 जमा करवा दे, ठीक है, तब तो मैं ऐसे बोलूँगा। अब हम अपने नॉर्मल रूटीन में, आप मिल गए, आपकी डीआर कटी थी, तो मैंने बोला कि यार संजीव भाई वो पैसे जमा करवा देना यार। मतलब आप मानते हैं कि आपने कॉल की थी और आपने कहा कि मतलब जिसे भी मेरे को आपको ये नहीं है कि ये जो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो है, वो क्या है ये मुझे एक्चुअल पता नहीं है, लेकिन बहुत सारी कॉलें की है मैंने, बहुत बार करते हैं ऐसा कि यार वो पैसे जमा करवा दो, ठीक है, या कई बार की मैं बोल नहीं सकता आप ना। इस मामले की बिजनेस जांच की आप मांग करते हैं कि अगर आपके दामन पे दाग लग रहे हैं, आरोपों के दाग लग रहे हैं, आरोप लगाया जा रहा है ना, आप कहेंगे कि भैया इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? सर निष्पक्ष जांच तो मुझे अपने अधिकारियों के ऊपर पूरा भरोसा है, उसके बाद कोई थर्ड एजेंसी भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता मैं गलत हूँ ना, तो मुझे भी उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप एक सम्मानित रक्षक के रूप में आपको सम्मानित किया गया है ना, आप चाहेंगे कि जांच हो मामले की? सर इस मामले की तो फिर क्या होनी है, क्या जांच करेंगे? इसमें ज़्यादा होगा तो मान लो मेरे को अगर ज़्यादा तोड़ मरोड़ के मान लो मेरी बात बिल्कुल ही नहीं मानेंगे तो सस्पेंड करने, और क्या होना, और कुछ नहीं होना, ठीक है। दूसरी बात ये है, जिन्होंने पैसे अगर उन्होंने मेरी बात रिकॉर्ड की है, तो जब उन्होंने पैसे जमा करे होंगे ना या मुझे दिए होंगे, तो उसका भी उनके पास कोई डिटेल होगी, तो वो फिर वो डिटेल भी प्रस्तुत करें। चलिए, अगर एक बात जो आप मेरे से जानना चाह रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ इस मामले के बारे में मैं अगर एक ऊंचे लेवल की बात करें ना, सरकार के लेवल की बात करें, तो सरकार को ये देखना चाहिए कि जो ये क्रशर लगे हुए ना यमुना नदी में, यहाँ पर कितना बड़े लेवल पर अवैध खनन हो रहा है यहाँ पर ये, और बाकी शायद आप एडिटिंग करेंगे, वो आपका अधिकार भी है, करेंगे भी, इतना इंटरव्यू आप नहीं चलाएंगे, लेकिन एक बात ऐसा नहीं है, स्टिंगबाज थोड़ा अलग है ना, आप हमारे साथ में सवाल खड़ा नहीं कर सकते बिना एडिटिंग के, है ना, बिना संपादन के। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, मैं आपके ऊपर सवाल नहीं कर रहा हूँ। अब अभी मेरे ख्याल से 20 मिनट हो गए होने इंटरव्यू को, तो 20 मिनट का इंटरव्यू कोई नहीं चलाता, मैं भी होता तो नहीं, उसमें जो ऐसे जो बेकार की क्लिपें होंगी वो काट देते हैं सब। मैं ये नहीं बोलता आपके ऊपर सर, बिल्कुल भी मैं सवाल नहीं उठा रहा, बिल्कुल भी नहीं, स्टिंगबाज मीडिया के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं विश्वस्त हूँ, पिछले साल 1.5 साल पहले की जो बात है
जो आपने किया। इस समय मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सरकार यहाँ पर देखें पांवटा क्षेत्र के में, जिसमें हमारी रेंज भी है, पांवटा रेंज भी है, भंगानी रेंज भी है, इतना अधिक अवैध खनन हो रहा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जिसका डिपार्टमेंट, मैं तो एक फॉरेस्ट गार्ड हूँ, बहुत छोटा हूँ, हमारे बड़े बड़े अधिकारी कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ मौके पर आके कार्रवाई कर देते हैं। यहाँ कम से कम 300 ट्रैक्टर अवैध खनन में लगा हुआ है, और वो लोग गरीब नहीं है, जो हो सकता है उसमें कुछ परसेंट हो सकता है। अब तो आप अधिकारियों पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं सर। नहीं, अधिकारियों पे क्या करूँ? आप कह रहे हैं ना कि भाई वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो नहीं, कार्रवाई तो कर रहे हैं ना सर। चाहते हैं कि मेन पावर बढ़नी चाहिए। हाँ, मैन पावर बढ़नी चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ सर। अधिकारी डीएफओ साहब ने इतने बड़े लेवल पर काम किया है, वो खुद मौके रात को आके करते हैं काम। आरओ साहब हमारे एसीएफ साहब बन गए हो, आरओ सुप्रभात ठाकुर जी, उन्होंने इतनी कार्रवाई की है। 2:30 बजे रात को मेरे साथ आए सर वो, और बेली में हम जाते थे, और क्या नाम के अपने पास तौलिया तुलिया लेके सो जाते थे, और सुबह ट्रैक्टर पकड़ते थे। अधिकारियों के ऊपर बिल्कुल भी सवाल नहीं है, और यहाँ पर इतना अच्छे तरीके से काम किया। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि 4-6 अधिकारी इतना बड़ा खनन कैसे रोकेंगे? काम तो कर ही रहे हैं सर। इतना अभी पूरे अगर डिवीज़न की बात करें तो 70-80 लाख रुपए इकट्ठा हो गया है उसका क्या नाम के अवैध खनन से। लेकिन जो मैं एक बात बोल रहा हूँ, एक राजनीतिक जो बड़े लेवल के जो नेता होते हैं, वो इसको अगर देखें ना किस तरीके से, कोई एजेंसी बिठा के, कि अब आज मेरे ऊपर सवाल उठ रहा है, कल किसी दूसरे, मान लो माइनिंग अधिकारी, अभी आपने शायद सुना होगा जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था, जिसकी मैंने एफआईआर भी करी थी भूपुर में, उसके तुरंत 2 या 3 दिन के बाद माइनिंग अधिकारी को उठा के ले गए उत्तराखंड, ठीक है, और पुलिस वाले को पीट दिया वहाँ पे। और ऐसे बहुत सारे हमारे फॉरेस्ट गार्ड को, क्या नाम के फॉरेस्ट गार्ड के साथ मार पिटाई की, लेडी फॉरेस्ट गार्ड है, एक दूसरे हमारे फॉरेस्ट गार्ड है, वो उनके सामने से ट्रैक्टर भगा के ले गए, और बाद में जब वो गए तो उनके साथ हाथापाई हो गई। ऐसे बहुत सारे मामले उससे पहले के भी। लेकिन अगर राजनीतिक तरीके से एक बात देखा जाए ना, मौके की रिपोर्ट क्या है, मौके पे क्या इतने सारे क्रशर चलाने के लिए यहाँ पर कच्चा मटेरियल है, जहाँ पर लीजें हैं, कागजों में, क्या मौके पर वो वहाँ है? अगर इसमें कोई दोषी पाया जाएगा, मैं अपने डिपार्टमेंट की बात नहीं कर, हमारे डिपार्टमेंट का भी होगा, मैं ही भी होऊंगा दोषी, बिल्कुल उसमें क्या नाम के मैं इन्वॉल्व होना चाहिए। दूसरे डिपार्टमेंट के भी जो गलत कर रहे हैं, तो इस तरीके से इलीगल है यार, ऐसा तो नहीं है कि कानून नहीं बना होगा, ऐसा तो नहीं है। चलिए शुक्रिया दीपराम जी, बात लंबी हो गई, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। तो दीपराम शर्मा जी हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी कुछ आपने सुना, सवाल हमारे थे, और कई सवालों का जवाब उन्होंने बेबाकी से दिया। आप इस इंटरव्यू को, इन शब्दों को आप अपने तरीके से देखिए, सोचिए, हाँ, निष्कर्ष जो भी निकले, कंक्लूजन जो भी निकले, उसे आप अपने तरीके से समझ लीजिए। आपने सोगी मंजीत सिंह, ऋषभ सोनी के साथ संजीव शर्मा, पोटा साहिब, स्टिंगबाज।